हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल मेकिंग यूपीएससी इजी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखो, सबसे पहले तो ये प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपसे जीएस 3 में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम दोनों का ही मेंस प्लस प्रीलिम्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे ताकि आपका ये टॉपिक पूरा 360 डिग्री से कवर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है। तो देखो, आप सोचो कि आपने कोई मेडिसिन ली, ठीक है, कोई एंटीबायोटिक लिया, ठीक है। अब इस एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? इस एंटीबायोटिक को जब आप खाओगे तो इस एंटीबायोटिक से जो हमारे अंदर के बैक्टीरियाज होंगे जिनकी वजह से हमें कोई पर्टिकुलर डिजीज हो रखी है या कोई और माल फंक्शन हो रखा है, तो उसके लिए उसको हेल्प करने के लिए एंटीबायोटिक हमने खाया। पर अगर हम गलत क्वांटिटी में या गलत तरीके से इस एंटीबायोटिक को कंज्यूम करते रहेंगे तो एक दिन जो हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया बैठा है ना, वो इसके लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। यानी कि उसके उसके ऊपर जो बैक्टीरिया के ऊपर इस एंटीबायोटिक का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। समझ आया? इसी चीज को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में बोलूं कि एक माइक्रोब, जैसे मैंने बैक्टीरिया बोला था, एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोब टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। यानी कि कुछ भी, अगर कोई मेडिसिन मैं लेता हूं जो जो उस पर्टिकुलर माइक्रोब के ऊपर एक्ट करने वाली है, अगर इस मेडिसिन का उस माइक्रोब के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता तो वो रेजिस्टेंट हो जाता है उसके लिए, और इसी चीज को हम एएमआर यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ऐसे बैक्टीरियाज बन जाते हैं, इनको हम सुपर बग्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में ऐसे भी पूछ सकती है कि सुपर बग्स, अ टर्म रिसेंटली इन द न्यूज, इज रिलेटेड टू व्हाट। तो आपको इसका मतलब अब पता लग गया है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी देखें जो कि 2017 में लेकर आई गई थी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के जो खतरा बढ़ रहा है, इसको बहुत ही अच्छे वे में उन्होंने लिखा था कि दैट इज कि आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसके अलावा जो हमारी नोडल मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को वन ऑफ द टॉप 10 प्रायोरिटी एरियाज माना था, जो कि हम डब्ल्यू के साथ इसके रिलेटेड काम भी कर रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स डब्ल्यू ने भी इसको एक बहुत फ्यूचर में आने वाला खतरा माना है। ठीक है, और साथ ही साथ एक जर्नल है जो कि हेल्थ के रिलेटेड चीजों के साथ डील करती है, दैट इज लेंसेट। तो उस लेंसेट जर्नल में भी बहुत बार एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बढ़ने वाले खतरे को हाईलाइट किया गया है। ठीक है, हमने समझ लिया कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है और साथ ही साथ ये कितना बड़ा खतरा है। अब इसके कुछ कारण देख लेते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आखिर होता क्यों है। देखो, एक तो सबसे बड़ा रीजन है दैट इज ओवर द काउंटर सेलिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखो, आजकल इंडिया में स्पेशली क्या होता है कि आप एक फार्मेसी की दुकान पे जाते हो और उसको बोलते हो कि ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक दे दो, और वो आपको दे भी देता है। ठीक है, इंडिया में तो देखो ऐसा केस होता है, पर बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएस वगैरह में क्या होता है, आपको एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है। अगर आपके पास डॉक्टर की वो पर्ची नहीं है तो आपको एंटीबायोटिक नहीं मिलेगा। पर इंडिया में ऐसा केस नहीं है, इस वजह से कि जो लोग हैं अपनी मनमर्जी के साथ केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं और वहां पे जाके अपनी मनमर्जी के हिसाब से एंटीबायोटिक्स खरीद लेते हैं और उसका यूज करते हैं। अब अगर जरूरत से ज्यादा जब लोग एंटीबायोटिक खाएंगे तो इसकी वजह से भी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, साथ ही साथ हमारी पोल्ट्री में भी इसका ओवर यूज देखा गया है। क्यों? क्योंकि ऐसे जो उनको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जिससे उनकी ग्रोथ बढ़ती है। अब अगर उनकी ग्रोथ बढ़ेगी तो उनका वेट बढ़ेगा, और जितना उनका वेट बढ़ेगा उतने ही महंगे वो मार्केट में बिकेंगे। अब देखो, आप जो भी आप चिकन वगैरह होता है वो पर केजी के हिसाब से मार्केट में बिकता है। ठीक है, अब एंटीबायोटिक से उनका वेट बढ़ेगा, यानी कि केजी कि वो कितने किलोग्राम के हैं वो बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा भारी वो होंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। इसलिए पोल्ट्री में भी इसका ओवर यूज होता है और ओवर यूज से रेजिस्टेंस आती है। ठीक है, साथ ही साथ ओवर प्रिस्क्रिप्शन भी होता है।
ओवर प्रिस्क्रिप्शन कैसे? ऐसा देखा गया है कि जो जैसे इंडियन डॉक्टर्स है ना, कुछ मतलब सारे सभी की बात नहीं कर रहा, बट कुछ इंडियन डॉक्टर्स ऐसे हैं जो जरूरत से ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स को। ठीक है, अब अगर जरूरत से ज्यादा करेंगे तो एएमआर हो गई। साथ ही साथ कुछ सैनिटाइजेशन इश्यूज की वजह से भी ये चीज होती है। और जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज नहीं करती, और जो भी उनका वेस्ट मटेरियल होता है वो वाटर में डंप कर देती हैं। इस वजह से जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो पानी में चले जाते हैं, और वहां से थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस वो रेजिस्टेंस भी कॉज कर सकते हैं। साथ ही साथ नॉन कंप्लीशन ऑफ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, देखो ये बड़ी मेजर चीज है। अब देखो, आपको मान लो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि ये 5 दिन ही आपको एंटीबायोटिक खानी है। अब होता क्या है कि इंसान तीसरे या चौथे दिन ही ठीक फील करता है अपने आप को कि हाँ मैं ठीक हो चुका हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम तीसरे दिन ही एंटीबायोटिक कंज्यूम करना बंद कर देते हैं कि अब तो हम ठीक हो गए, अब एंटीबायोटिक खाने की क्या जरूरत है। देखो, ये सबसे ज्यादा हार्मफुल है। इससे क्या होता है कि वो माइक्रोब काफी हद तक मर तो गया आपने जो एंटीबायोटिक लिया, पर वो शायद पूरा ना मरा हो। इस वजह से आपको कोर्स कंप्लीट करना पूरा जरूरी होता है, जितने भी दिन का है, चाहे वो 3 दिन का है या 5 दिन का, जितने दिन का कोर्स हो उतना कंप्लीट करो। अदरवाइज वो माइक्रोब पूरी तरह से नहीं मरेगा और वो आपके अंदर रेजिस्टेंस पैदा करता रहेगा। ठीक है, कुछ कल्चरल रीजंस भी देखेंगे हैं, जैसे मास बाथिंग इन रिवर्स, रिवर्स में जो बहुत सारे लोग मिलकर नहाते हैं, उस वजह से भी ऐसा माना जाता है कि ये बढ़ सकता है उससे भी। मैंने डिस्पोजल ऑफ सीवेज वाटर बॉडीज तो बता ही दिया, अगर वो अनट्रीटेड हो। और साथ ही साथ कुछ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस जो होती है वो इंडिया में अच्छी नहीं है। एक सर्वे हुआ था जिसमें देखा गया था कि सिर्फ 31.8% डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आने पर हाथ धोते हैं, जबकि होने कितने चाहिए, होना तो 100% चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अराउंड 8 या 9 रीजन ऐसे दे दिए हैं जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है। अगर प्रीलिम्स में पूछे गए तो आप इजीली इसको टैकल कर पाओगे। अगर मेंस में पूछे गए तो आप कोई भी इनमें से 5 या 6 फैक्टर्स लिख देना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे कि क्या हमने कौन कौन से मेजर्स इसकी तरफ लिए हैं या आने वाले टाइम्स में और क्या क्या किया जा सकता है। तो देखो, गवर्नमेंट ने हमारी रेड लाइन कैंपेन एक लेके आई है। ठीक है, तो जो भी एंटीबायोटिक्स होती है ना, उस पे एक रेड लाइन बनाई होती है। अगर आप मेडिसिन देखोगे ना, तो मेडिसिन जो आप पत्ता होता है मेडिसिन का, उसमें आपको रेड लाइन दिखेगी जो भी एंटीबायोटिक्स होती हैं, यानी कि इनका कंजम्पशन आपको सही तरीके से करना है और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अंडर करना है। ठीक है, तो ये रेड लाइन कैंपेन आप जरूर मेंशन करना अपने आंसर में। इसके अलावा नेक्स्ट नेशनल एक्शन प्लान लेके आया गया है टू कॉम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये 2017 में लेके आया गया था। तो एक एक्शन प्लान ही अलग से बना दिया गया है। इसके अलावा बैन ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन। तो देखो, जो फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन होते हैं ना, मतलब कि दो दो जो मेडिसिन होती है उनको आपस में मिला देना। दो दो जो मेडिसिन है उनको थोड़ा हटाकर, जो भी चीजें हटाकर आपस में मिलाना, इस पे बैन लगाया हुआ है, ताकि कोई ऐसी मेडिसिन ना बने जो कि सेफ ना हो। ठीक है, साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ ने भी बहुत काम किया है, जैसे उनका अवेयर कैंपेन है। अवेयर की फुल फॉर्म क्या है? ए से एक्सेस, डब्ल्यू ए से वॉच और आर ई से रिजर्व, कि हमें बहुत ही एक्सेस होना चाहिए प्रॉपर एंटीबायोटिक्स का, वॉचफुल वे में हमें उनको यूज करना है, और जो हायर लाइन ऑफ ड्रग्स हैं उनको अकॉर्डिंगली रिजर्व करके रखना है ताकि फ्यूचर में उनका यूज किया जा सके। इसके अलावा जो इंडियन मेडिकल सोसाइटीज हैं, उन्होंने भी चेन्नई डेक्लेरेशन अडॉप्ट करी है, सो दैट कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोका जा सके। इसके अलावा एक अलग से फंड भी क्रिएट किया गया है जिसका नाम क्या रखा है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस फंड, जो कि इसके साथ होने वाली प्रॉब्लम्स को टैकल करने में मदद करेगा। नेशनल गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं कि कैसे यूज करना है एंटीबायोटिक्स को। इसके अलावा एक डब्ल्यूएचओ की वन हेल्थ अप्रोच होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ वन हेल्थ अप्रोच क्या है। देखो, 3 चीजें हैं, एक है ह्यूमन, एक है एनिमल और एक है इन्वायरमेंट। तो जो इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ह्यूमन का, एनिमल का और साथ ही साथ इन्वायरमेंट का, यानी कि ये जो बीच वाला पॉइंट बना जहां पे तीनों कॉमन है, इसको बोला जाता है वन हेल्थ अप्रोच। ठीक है,
यानी कि हमें ह्यूमन, एनिमल और एनवायरनमेंट तीनों की अगर केयर करेंगे, तब किसी के अंदर भी इस टाइप का इशू नहीं आएगा और हम ओवरऑल इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। साथ ही साथ एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। इन्होंने भी कुछ रूल्स लेके आए हैं कि कौन से फूड में कितना हम यूज कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली उसके थ्रू भी हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को टैकल कर सकते हैं। लास्टली, कुछ गवर्नमेंट ने ड्रग का कैप किया है कि अगर आपको मीट के प्रोडक्ट्स में आप कितना ज्यादा ड्रग दे सकते हो, मैक्सिमम कितना दे सकते हो, इसकी लिमिट को भी कैप किया गया है। तो एफएसएसआई भी या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी इस चीज को चेक कर सकती हैं, और अगर कोई ज्यादा जरूरत से ज्यादा ड्रग यूज कर रहा है मीट में, तो उसके ऊपर अकॉर्डिंगली पेनल्टीज भी लगाई जा सकती हैं। तो देखो, ये बहुत ही मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करी है। अराउंड 8 या 9 टोटल मेजर्स आपको दे दिए हैं, जिसके जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो कि कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं। मेजरली वैसे तो स्टेप्स ले लिए गए हैं, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन अभी भी काफी वीक है। तो हमें फ्यूचर में इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है। इसके अलावा लोगों में भी अवेयरनेस राइज करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के बीच में जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक वो ओवर द काउंटर जो यूजेज हमने देखा था वैसा करते रहेंगे, जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का शिकार होते रहेंगे। ठीक है, तो आने वाले टाइम में ये बहुत ही मेजर इशू बन सकता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। क्लियर? तो अगर आप इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहते हो, तो आप मेकिंग यूपीएससी इजी नाम के टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, एंड अकॉर्डिंगली अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे वो कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।